कुछ भी इस तरीका से कोड भाषा में आपको लिख देना है ताकि आपको याद रहे। तो इस तरीका से नोट्स बना करके चलना है, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी। तो आप समझ रहे होंगे कि जो सिंधु है, सतलज है, चनाब है, रावी है, आखिर वो पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं। ये है 18वें पेज पर आपको जाना है और 18वें पेज पर जाकर के आपको देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ पर है। देखो 18वां पेज है ये, और इसमें आप यहाँ पे देखना है इसे। तो पीछे क्या हो जाएगा बताना, पीछे पानी रुक जाएगा, यहाँ पर पानी का रुकाव होगा और वो क्या करेगा, वो अपनी इस तरीका से धाराओं में यहाँ से वो तोड़ करके इसके बांध जो इसके किनारे हैं वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा, इस तरीका से निकल के फिर आगे जाएगा कहीं पे, और हो सकता है कि फिर दोबारा से मिल जाए। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी द्वीप है, यह नव वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि और लोगों के काम के भी नहीं है, आप इन्हें पूरा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए हैं जो भी व्यक्ति यूपीएससी दे रहा है या फिर यूपीएससी जैसे पैटर्न पे कोई भी स्टेट एग्जाम है वो भी दे रहे हैं, या फिर आप किसी और एग्जाम से अभी आए हैं तो आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं, आप ना दिमाग लगाना पड़ेगा। किताब के अंदर सब कुछ नहीं लिख सकते, किताब की अपनी एक सीमा है। तो जब ये पूरी यूनिट कंक्लूड करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बने हैं अभी तक, या किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो अगर कुछ इसमें पॉइंट बचे भी होंगे तो वो मैं एमसीक्यू में आकर के वो भी मैं करा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे महान उत्तरी मैदान। इसको हमने 3 भागों में बांटा था, और वो 3 भाग कौन कौन से थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया, देखना एक बार इसे आप देख लीजिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उत्तरी मैदान को 3 भागों में हमने विभाजित किया था, और वो 3 भाग थे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप पहला टॉपिक डालेंगे पंजाब का मैदान, पहला टॉपिक डालेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट टॉपिक आप डालेंगे यहाँ पे देख लेंगे इसे, पंजाब का मैदान पश्चिम भाग में स्थित है। यह मैदान पश्चिम भाग में स्थित है। लिखना सेकंड इसका पॉइंट लिखना इसका लिखना, यह मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे सतलुज, ब्यास और रावी द्वारा सिंचित होता है। सिंधु घाटी का लिखना, सिंधु घाटी का केवल यही एक टुकड़ा भारत में स्थित है। सिंधु घाटी का यही एक टुकड़ा केवल भारत में स्थित है। लिख लिया। जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में आपको एक सूचना देता हूं, और वह ये सूचना है कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो जैसा कि मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिख करके इसकी सिर्फ की टर्म लिखेंगे, यानी कि जो मुख्य बिंदु है वो आप लिखेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि यह मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे सतलुज, व्यास, रावी द्वारा संचित होता है। सिंधु घाटी का केवल यही भाग भारत में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है जैसे आपने लिखा है। तो एक तो सिंधु इसका लिख लेना, ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक, ठीक है, और सहायक आगे लिख देना है सतलुज, और व्यास रावी, ठीक है, एकमात्र भारत। भी इस तरीका से कोड भाषा में आपको लिख देना है ताकि आपको याद रहे। तो इस तरीका से नोट्स बना करके चलना है, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी। हाँ, लेक्चर जरूर आपको 1 से 2 बार ही सुनना है, और अब एक पहली बार अभी आप सुन रहे हैं तो आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में जब आप सुनेंगे तो आप सिर्फ अपने नोट्स को देखते हुए चलेंगे, और तीसरी बार आप आंख बंद करके इसे सुनते ही जाना है, ताकि ये जो जिसे मैं कहता हूँ परिष्कृत भाषा जो आपको एग्जाम में काम आने वाली है वो भाषा आपके दिमाग में बैठ जाए। शब्दों का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो शब्द जो है वो होने चाहिए जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है इसी का, थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें आपने लिख लिया, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपने लिखा। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, मैदानी ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर थोड़ा सा नीचे है। मैदानी ढलान
इसका मैदानी ढलान ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैदानी ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है या थोड़ा सा नीचे है, इसलिए नदियां इसी भूमि ढलान का अनुसरण करती हैं। समझ गए आप? तो आप समझ रहे होंगे कि जो सिंधु है, सतलज है, चनाब है, रावी है, आखिर वो पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? क्योंकि इसका जो ढलान है वो थोड़ा सा क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, इसलिए वो नदियां उसी का अनुसरण करती हैं, उस ढलान का अनुसरण करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर ही बहती हैं। लिखना आगे, फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट लिखना है, मैदान ज्यादातर गाद से बना है। यह मैदान ज्यादातर गाद से बना है, और गाद आपको वही सिल्टेशन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। यह मैदान गाद से बना है, मिट्टी छिद्र युक्त है, यानी कि पोरस है, और पोरस का मतलब है कैसी है, सरंध्र है। मिट्टी कैसी है, सरंध्र है, छिद्र युक्त है। हाँ, मिट्टी छिद्र युक्त है। नदी के पास नए जलौढ़, नदी के पास नए जलौढ़ को जमाव से, नदी के पास नए जलौढ़ के जमाव से जो मैदान बनता है उन्हें बेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, बेट, ऐसा लिखना है, बेट, उन्हें बेट कहा जाता है। समझ गए? जो मैदान बनते हैं, यानी कि नए जलौढ़ से जो भी मैदान बनते हैं उन्हें बेट कहा जाता है। पूछ सकता है टर्म देकर के बेट क्या है। पहले नंबर पर हमने दे दिया था गंगा का मैदान, जबकि है वो सेकंड वाला है। पहले में है पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये तीन इस तरीके से कर लिए हमने। हाँ, पहला वाला क्या है, ये एक बार और देख लीजिए। पहला वाला क्या है, ये पंजाब का मैदान। तो इसमें कितना पॉइंट था, ये 4 पॉइंट था, जहां पर ये मैंने लास्ट पॉइंट आपको इसमें कराया था। ये मैदान ज्यादातर गाद से बने हैं, और मिट्टी छिद्रयुक्त होती है, और इसके जो नए जलौढ़ मैदान है उनको क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट था इसका, यहाँ तक हमने इसे देखा था आपको, यहाँ तक ये 4 पॉइंट थे इसमें। ठीक है, और उसके बाद में हमने गंगा का मैदान देखा था। ठीक है, ये आप 1 से ही डालना है, आपको 1 से डालना है इस तरह, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब आप आ गए, हाँ लिखेंगे, इसी में आगे लिखेंगे, यह मैदान पंजाब के पूर्वी हिस्से से लेकर, गंगा का मैदान लिखेंगे, गंगा के मैदान में हम लिख रहे हैं, ये गंगा का जो मैदान है इसी में लिखेंगे। नेक्स्ट, यह मैदान पंजाब के पूर्वी हिस्से से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है, बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश लिखना, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे व्यापक समतल राज्य हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे समतल राज्य हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ जमीन ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, यह है रोहिलखंड, यह है रोहिलखंड, रोहिलखंड ऐसे लिखना, यह है रोहिलखंड। मैदानों, यह रोहिलखंड मैदानों, अवध मैदान और बिहार मैदान में विभाजित है। यह है रोहिलखंड मैदान, अवध मैदान और बिहार मैदान में विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 6th पॉइंट, सेवंथ है इसका, लिखेंगे, यह उत्तर की ओर से, यह उत्तर की ओर से हिमालय से यमुना, यह उत्तर की ओर से हिमालय से यमुना, घाघरा गंगा, हिमालय से यमुना, घाघरा, गंगा, गंडक, कोशी और तिस्ता, जबकि दक्षिण में दक्षिण के पठार से चंबल, जबकि दक्षिण के पठार से चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर जैसी नदियों द्वारा सिंचित है। इसका इस पूरे क्षेत्र का ढलान, इस पूरे क्षेत्र का जो ढलान है वो
दक्षिण और दक्षिण पूर्व है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व है। इस मैदान का विभाजन, इस मैदान का एक इसी में डाल लेंगे स्टार बना करके, एक जैसे भी आप नोट करके, इस मैदान का विभाजन, मैदान का विभाजन ऐसे डालेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे। अब तरीका से ए पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट लिख लेंगे इसके अंदर। इस मैदान का विभाजन लिखना, ऊपरी गंगा का मैदान, तो इसका किस किस में करा है, 3 भागों में हमने इसे, ए में मतलब ऊपरी गंगा का मैदान, बी में मध्य गंगा का मैदान और सी में निचली गंगा का मैदान। यानी कि अगर हम ए में देखेंगे तो लिखेंगे ऊपरी गंगा मैदान, फिर इसमें आपको कुछ लिखना है, फिर बी में इसी तरीका से लिखेंगे मध्य गंगा मैदान, और सी में इसी प्रकार से सी में लिखेंगे निचला गंगा मैदान। ठीक है, पहले में लिखेंगे ए में ऊपरी गंगा मैदान, इसका विस्तार पश्चिम में यमुना, इसका विस्तार पश्चिम में यमुना नदी से लेकर, पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में इलाहाबाद शहर तक है, पूर्व में इलाहाबाद शहर तक है। दूसरा लिखेंगे मध्य गंगा मैदान में लिखेंगे, पहला मध्य गंगा मैदान में लिखेंगे यह पश्चिम में इलाहाबाद से, यह पश्चिम में इलाहाबाद से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक फैला है, राजमहल की पहाड़ियों तक फैला है। और तीसरा निचला गंगा मैदान में लिखेंगे यह है राजमहल की पहाड़ी से लेकर, यह राजमहल की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है, बंगाल की खाड़ी तक फैला है। और ये तीसरा पॉइंट था, यहाँ पे ये वाला तीसरा पॉइंट था ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा पॉइंट था ब्रह्मपुत्र का मैदान। लिखेंगे ब्रह्मपुत्र मैदान में लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे इसमें, यह क्षेत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र मैदान में लिखेंगे यह क्षेत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और उत्तर में अरुणाचल हिमालय, और उत्तर में अरुणाचल हिमालय और दक्षिण में मेघालय पठार के बीच स्थित है, और दक्षिण में मेघालय पठार के बीच स्थित है। उत्तर में यानी कि यह पठार, यह भाग उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, यह क्षेत्र लिखना, दोबारा से एक बार देख लेना, मैं बोल रहा हूँ, यह क्षेत्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर में अरुणाचल हिमालय और दक्षिण में मेघालय पठार के बीच स्थित है, मेघालय पठार के बीच स्थित है। यहाँ पे आप मैप में जो कि मैं आपको दिखाया हूँ पहले ही, ये वाला मैप आप देख लेना, यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय पठार, ये आपको दिखाया है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पर ये दिखेगा। ठीक है, अरुणाचल यहाँ पे है, तो इसके बीच में ये फैला है, ऐसे ऐसे देखना। और जो कि मैंने आपको बताया है, मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ इसे, क्योंकि नए नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, इसलिए ये एटलस आपके पास होनी चाहिए। और जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो अपने सम्मुख इसे रख लेना है, और अरुणाचल वाले उस पर चले जाना है, ये सब देखना, 13वां 14वां आपको मिलेगा इसका। हाँ, ये है 18वें पेज पर आपको जाना है, और 18वें पेज पर जाकर के आपको देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ पर है। देखो 18वां पेज है ये, और इसमें आप यहाँ पे देखना है इसे। ठीक है, अपने पास होना चाहिए ये। लिखना नदी के दोनों, सेकंड पॉइंट लिखना इसी में, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लिखेंगे नदी के दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारों पर खड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। यानी कि जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके दोनों किनारों पर क्या है, पहाड़ियों की खड़ी श्रृंखलाएं, पर्वतों की श्रृंखलाएं आपको पाई जाती हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र पर असंख्य, ब्रह्मपुत्र पर असंख्य बालू भित्ति, ब्रह्मपुत्र पर
असंख्य बालू भित्ति और टापू पाए जाते हैं। असंख्य बालू भित्ति और टापू पाए जाते हैं। नदी बालू भित्ति की बाधाओं से बचते हुए विभिन्न भागों में बट जाती हैं। समझ गए आप इस वाली बात को? इसे आप समझ गए? देखना, अगर यहाँ से कोई नदी इस तरीका से आ रही है, और मैंने कल आपको बताया था जहाँ मैं विसर्प बालू भित्ति, मैंने की भित्ति कुछ नहीं है, क्या है, एक जगह आकर के बहुत सारा इस तरीका से इकट्ठा हो जाता है रेत। ठीक है, अब सपोज करो यह नदी आया, अब नदी आएगी, आगे क्या है, रुकावट है, तो पीछे क्या हो जाएगा बताना, पीछे पानी रुक जाएगा, यहाँ पर पानी का रुकाव होगा, और वो क्या करेगा, वो अपनी इस तरीका से धाराओं में यहाँ से वो तोड़ करके इसके बांध जो इसके किनारे हैं वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगा, इस तरीका से निकल के फिर आगे जाएगा कहीं पे, और हो सकता है कि फिर दोबारा से मिल जाए। तो इस तरीका से जो भित्ति है ये मिट्टी की क्या है, एक तरीका से रुकावट है जो नदी के मार्ग में आती हैं, और वो नदी जो है इससे अपने जो किनारे हैं उन्हें तोड़ करके अनेक धाराओं में जो है बढ़ जाती है। लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप थर्ड पॉइंट है इसका। माजुली द्वीप, देखना भाई, माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीप जिला है। ये क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीप जिला है, और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित, और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित, और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा आबादी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी द्वीप है। यह नव वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। या आर्ट एंड कल्चर में इसे पढ़ाऊंगा, नव वैष्णव संस्कृति। यह नव वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। इसे इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। लिखेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे इसी में, लिखेंगे हरी ब्रह्मपुत्र घाटी। हरी ब्रह्मपुत्र घाटी चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। हरी ब्रह्मपुत्र घाटी, हाँ, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। लिखना अब, उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मैदान या उत्तरी महान मैदान, दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। नदर्न ग्रेट इंडियन प्लेन्स या फिर उत्तरी महान मैदान, दोनों ही नामों से। उत्तरी महान मैदान का महत्व, तरीका से एक हेडिंग डालेंगे आप, उत्तरी महान मैदान का महत्व या उत्तरी मैदान का महत्व, पहला पॉइंट इसमें डालकर लिखेंगे। ये प्रश्न मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, और ये नॉलेज बाकी तो प्रीलिम्स में भी आ सकती है। इस तरीका से कोई भी प्रश्न बना सकता है, अगर वो चाहता है आपसे एनालिटिकल आपका देखना कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं, तो इस तरीका से प्रश्न वो बनाते हैं और बना सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें लिखेंगे उत्तरी मैदानों का महत्व या उत्तरी महान मैदान का महत्व। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, देश की भूमि के 1/4 क्षेत्र पर भारतीय आबादी का आधा हिस्सा रहता है। देश की भूमि के 1/4 क्षेत्र पर भारतीय आबादी का आधा हिस्सा रहता है, यानी कि 25% लैंड पर 50% पॉपुलेशन रहता है, ऐसा है, आपको याद रखना है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समतल सतह, समतल सतह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल सतह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, कॉमा लगा करके लिखना है, समतल सतह कॉमा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, कॉमा धीमी गति से बहने वाली बारहमासी नदियां, धीमी गति से बहने वाली बारहमासी नदियां, और अनुकूल जलवायु इस क्षेत्र में, अनुकूल जलवायु इस क्षेत्र में तीव्र कृषि गतिविधियों को सुगम बनाती है। समझ गए आप? नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट है इसी का, थर्ड पॉइंट लिखेंगे,
सिंचाई लिखना, सिंचाई और गहन कृषि अभ्यास ने, सिंचाई और गहन कृषि अभ्यास ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को भारत का अन्न भंडार बना दिया है। ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हो प्रीवियस लेक्चर देख करके आए यहाँ तक, और ये मैंने बता दिया है। लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि और लोगों के काम के भी नहीं है। आप इन्हें पूरा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए हैं जो भी व्यक्ति यूपीएससी दे रहा है या फिर यूपीएससी जैसे पैटर्न पे कोई भी स्टेट एग्जाम है वो भी दे रहे हैं, तो भी आपके काम आने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो भी इसी तरीका की एग्जाम कंडक्ट करता है, राजस्थान भी इसी तरीका से करता है। तो अगर कोई भी स्टेट इस तरीका से एग्जाम कंडक्ट करता है तो उनके लिए ये है। अगर आप मजे के लिए देख रहे हैं तो आपको कोई भी फायदा ये करने वाला नहीं है। तो कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है, नोट्स मेरे साथ बना करके चलना है। अगर ये आप प्रैक्टिस 3 से 4 मंथ मेरे साथ करते हैं तब आपको इसके प्रभाव दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। ओके, ठीक है, लिखना है अगला पॉइंट, लिखना है इसी में जो भी है। पूरे मैदान लिखना, पूरे मैदान में सड़कें और रेल मार्ग, पूरे मैदान में लिखना, पूरे मैदान में सड़कों और रेल मार्गों का घना जाल है, रेल मार्गों का घना जाल है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, जिसके कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, और शहरीकरण हुआ है। देखो एक एक पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं ना यहाँ पे, सिर्फ मान लेना नहीं है, ये प्रश्न आना चाहिए कि लाइन लिखी क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बोल दिया आपको कि ये जो पूरा मैदान है यहाँ पर रेल मार्ग है, सड़कों का एक जाल है, क्यों है, क्यों, इसका कारण क्या है। जो अगर आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट आ रहे होंगे, जैसे कि सर पॉपुलेशन है तो रेल मार्ग होना चाहिए क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होगा, जो सवारी हैं वो भी इधर उधर जाएंगे उनके लिए होगा, तो सड़क भी चाहिए और रेल मार्ग भी चाहिए। अगर ये सब चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन 25% लैंड पर रह रही है, 50% पॉपुलेशन, तो ये कारण हो सकता है ना। तो आपके माइंड में ऐसे विचार आने चाहिए कि जो लाइन लिखाया है इसके पीछे का कारण क्या है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अभी आप यूपीएससी के ट्रैक पे नहीं है, अभी सिर्फ आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप किसी और एग्जाम से अभी आए हैं तो आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं। आप ना दिमाग लगाना पड़ेगा, किताब के अंदर सब कुछ नहीं लिख सकते, किताब की अपनी एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन है। अगर एक किताब अभी एनसीईआरटी को हम पूरी तरीके से लिखें तो वो 10-15 हज़ार पेज की हो जाएगी, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो किताब की अपनी एक सीमा होती है, लिमिटेड, उसका एक लिमिटेशन है, तो उसे समझते हुए अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। हाँ ठीक है, लिखना आप नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना है। गंगा और यमुना की पवित्र नदियों के कारण, लिखना, गंगा और यमुना की पवित्र नदियों के किनारे, गंगा और यमुना की पवित्र नदियों के किनारे हिंदुओं के कई पवित्र धार्मिक स्थल हैं, कई पवित्र धार्मिक स्थल हैं। बुद्ध और महावीर के धर्म, बुद्ध और महावीर के धर्म भी यहीं पनपे हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन भी यहीं पनपे हैं। यही कारण या इसी कारण से उत्तरी मैदान को भारत का सांस्कृतिक पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। इसी कारण से उत्तरी मैदान को भारत का सांस्कृतिक पर्यटन स्थल भी कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको ये कराया है। यहाँ पर हमारे जो मैदान, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं, यानी कि मैदान जो है वो मैं विराम करता हूँ, और बाकी जो हम ये सारे देखने वाले हैं, मैं कुछ एमसीक्यूज लेकर के आऊँगा, या तो प्रीवियस ईयर में आए हों, मेंस में भी प्रश्न आए हों। तो जब ये पूरी यूनिट कंक्लूड करेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बने हैं अभी तक, या किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो अगर कुछ इसमें पॉइंट बचे भी होंगे तो वो मैं एमसीक्यू में आकर के वो भी मैं करा दूंगा। तो और कुछ जो मैप वगैरह है वो भी मैं वहाँ से दिखा दूंगा आपको। तो जब हम ये यूनिट कंक्लूड करेंगे तो हम अच्छे खासे इससे कराएंगे आपको, जो भी प्रश्न बनते हैं और जो आए हैं वो भी सारे करा देंगे। इस तरीक़ा से ये पूर्ण विराम हो जाएगा। तो मैं अभी ये लेक्चर यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।